ये जो बहुत सारा इलीगल रिलोकेशन हुआ है उसको रोकने के लिए ये ऐप आया है फंक्शन में। और आप फाइलों में फ़र्क देखिए, ये है एमसीडी का फाइल और ये है एनिमल लवर्स का फाइल। अगर आप एनिमल लवर ही लेकर आया 7 डॉग्स को एक साथ पकड़ और ऐसे आप देखो, मेरी सोसाइटी में 4 साल से डिस्टेम्पर पार्वो सब खत्म हो गया, इवन रेबीज भी नहीं। अब जहाँ पे एबीसी नहीं हो रहा है वहाँ पे रेबीज बढ़ते जा रहा है और जिन्हें इन सारे कुत्तों को माइक्रोचिप किया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लोरा फौना बाय मिशिका। तो आज मैं आपको एक बहुत स्पेशल जगह लेकर आई हूँ जो कि है एक एबीसी सेंटर, और हम यहाँ पे मिलेंगे आयशा मैम के साथ। उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे, उन्होंने ये एबीसी सेंटर क्यों स्टार्ट किया और एबीसी सेंटर होता क्या है, यहाँ पे ऐसा क्या होता है, वो सब की डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। So you remember the story of Sheru I told you? This is Sheru's daughter Luffy, who was my dog of 13 years. We lost her to old age essentially in June last year. But everything I do and I think who I want to be is all for my dear Luffy. जिम्मी मतलब एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम जो चला रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या है वो, ब्रीफ में आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। तो जैसे ब्रीफ में जितना मैं कर सकती हूँ अपनी पूरी ज़िंदगी का काम, हमारी कोशिश जैसे मैंने आपको पहले बताया ये रहता है कि हम इस प्रोग्राम में क्वालिटी लाएं, क्वालिटी, और जहाँ पे कुत्तों की कदर हो। यहाँ जैसे मैंने समझाया आपको, सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन होती है, हम अभी ओटी में खड़े हैं, तो सबसे पहले होता है कुत्तों को सही तरीके से लेके आना सेंटर में और उनको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करके लॉन्च करना। ये आसान काम नहीं है। यहाँ पे आई थिंक नेबरहुड मूव जो फ़र्क ला पाया है वो है कैचिंग में, क्योंकि हमारी स्टाफ सारी अपने एनिमल लविंग, सबसे पहले स्किल हो ना हो, हम उनके वो कितना जानवरों के साथ रह चुके हैं, रहते हैं, मौका हम सबको देते हैं। बट मैंने ये देखा कि ज़्यादा जो टिकते हैं हमारे सेंटर में वो वही हैं जो एक्चुअली दिल से जानवरों से प्यार करते हैं, वरना ये मुमकिन ही नहीं है करना। तो हम उन नेट मेथड से पकड़ते हैं या सैक एंड लूप मेथड, जिसमें बोरी है, बोरी में हम लोग आयरन रिंग्स लगा के
वो 2 बोरियों को सील देते हैं ताकि वो बड़ा हो जाए। उससे नेट से भी कम चोट लगती है, क्योंकि नेट सड़क पे लग सकती है डॉग को, क्योंकि नेट रास्ते और डॉग के बीच में सिर्फ वो पतला सा नेट है। लेकिन बोरी में उसको 10 सेकंड का झटका ज़रूर पड़ेगा कि क्यों मुझे बोरी में बंद कर दिया, बट गाड़ी में वो जाता है। अब हमारे रिपीटेड कंप्लेंट्स के बाद अंजलि गोपालन जी और मैं गए थे एनसीडी के कमिश्नर से मिलकर, 2019 की बात है, और उन्होंने स्मार्ट सिटी ऐप, तो इन पेपर वर्क के साथ में जीपीएस लोकेशन सिर्फ हम नहीं बट अब जोनल कैचर्स को भी करना पड़ता है। इसके बारे में मैं बहुत प्राउड हूँ, क्योंकि ये सिर्फ अपने सेंटर की सुधार की बात नहीं है, ये पूरे एबीसी सेंटर की इम्प्रूवमेंट है, सारे सेंटर्स को मिला के। तो हम जैसे आप देख रहे हो, हम ये है जो एनिमल लवर्स कुत्ते लेके आते हैं और ये है जो एमसीडी कुत्ते लेके आती है। आप फाइलों में फ़र्क देखिए, ये है एमसीडी का फाइल। एमसीडी जब लाती है, आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप घूम के देखोगे आपको यहाँ पे ऐसे एक एक के भी मिलेंगे, लेकिन आपको ढूंढोगे तो ऐसे आप देखिए। और ये है एनिमल लवर्स का फाइल, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये ज़्यादातर सारा हमारा एनिमल लवर्स का इंटेक है। और एमसी सारे डॉग्स आए हुए हैं, हाँ। एक साथ 7 डॉग्स लेकर आए हैं, जो कि खुद एक एनिमल लवर ही लेकर आया 7 डॉग्स को एक साथ पकड़ के। और ऐसे आप देखोगे 10-10 कई जगह ऐसे है कि 2-2 परफॉर्मेंस हमें भरनी पड़ी है, तो ऐसे आता है। और ये एमसीडी में आप देखोगे, ये इसीलिए क्योंकि ये रेड फोर्ट के आसपास है, बट ज़्यादातर आप उनका इंटेक देखोगे तो उसमें ऐसी 3 डॉग्स 4 डॉग्स, ये भी अभी जैसे मैंने बताया, क्योंकि रेड फोर्ट के डॉग्स उठते हैं, उन पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, तब उठाते हैं। फिर आए हम सेंटर पे आने के बाद, हम उनका हेल्थ, हम हर डॉग पे ब्लड टेस्ट नहीं ले पाते, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम इसको बदलें। बट हम जो हमारे एनिमल लवर्स हैं, काफ़ी सारे लोग हमें ब्लड टेस्ट के जैसे हमारे यहाँ पे 1000 रुपीज़ में एक स्मॉल प्रोफाइल हो जाता है, जिसमें सीबीसी और लिवर और किडनी वैल्यूज़ की थोड़ी डिटेल्स हैं। तो अगर हम बाय चांस ब्लड टेस्ट पॉसिबल नहीं है तो डॉक्टर उनका हेल्थ इवैल्यूएट करता है। अगर हमें टेम्परेचर, स्टूल, खाना पीना में हमें कुछ, वैसे पहले दिन पे आके कम ही खाते हैं, बट अगर हमें वहाँ पे कुछ दिक्कत दिखी तो हम पहले ही मना कर देते हैं, या फिर कैरेगिवर को बोलते हैं कि आप ब्लड टेस्ट कराइए। एमसीडी के डॉग्स जो आते हैं, अगर हमें दिखा वहाँ पे कि कोई ठीक नहीं लग रहा है, जो कि बहुत होता है, तो हम अपने खर्चे पे ब्लड टेस्ट देते हैं, क्योंकि उन डॉग्स का कोई नहीं होता। उसके बाद वो जाते हैं सर्जरी में। सर्जरी की बहुत क्लियर शीट होती है कि कितने डॉग्स ऑपरेट होने वाले हैं, उनकी सारा, उनको दवाइयाँ कितनी गई, एनेस्थीसिया कितना गया, उनका कान क्लिप हुआ है कि नहीं। हम यहाँ पे चेक लिस्टिंग के बहुत बड़े फैंस हैं, क्योंकि इतने सारे कुत्ते हैं, जहाँ पे सिर्फ 1-2 की सर्जरी होती है वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस ओटी में 30 सर्जरीज हुई हैं एक दिन में। तो वहाँ पे हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि किसी दूसरे डॉग को दूसरी दवाई ना चली गई हो, करेक्ट डॉग के वेट के हिसाब से सही दवाई जाए। उसके लिए हमारे बाहर हर जगह चार्ट्स लगी हुई हैं, जिससे स्टाफ को भी सारी डोसेजेस सामने दिखाई दे। और अगर हम सर्जरी में कुछ भी ढूंढते हैं तो हम वहाँ पे लिख देते हैं, चाहे वो प्रेगनेंसी हो, चाहे अगर उसकी सर्जरी में ब्लीडिंग हो या हीट पे हो, तो वो सारी चीज़ें हम लिखते हैं ताकि एक पेपर ट्रेल रहे। तो कोई भी हमसे सवाल पूछे तो हमारे पास सारी कागजात हमारे पास सारे हैं। उसके बाद हम पोस्ट ऑपरेटिव केयर करते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में एक्चुअली हर डॉग की हम लोग डिटेल्स भर देते हैं, और जैसे जैसे हीलिंग हो रही है, उनकी रिकवरी जैसे हो रही है, वहाँ पे हम लोग पोस्ट ऑप की डिटेल्स भरते रहते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट स्टेज है रिलीज़ का, जहाँ पे हम जहाँ एग्जैक्टली डॉग को छोड़ रहे हैं, जैसे मैंने बताया आपको ऐप पे ये सब होता ही है। जीपीएस हमें 50 मीटर के अंदर कुत्ता छोड़ना पड़ता है। ये जो बहुत सारा इलीगल रिलोकेशन हुआ है, उसको रोकने के लिए ये ऐप आया है फंक्शन में, और उससे हम नॉट ओनली ऐप से, लेकिन एक पेपर ट्रेल भी रहेगा कि इस तारीख को ये कुत्ते छूटे। अब आपको लगेगा ओटी में खड़े रहते हुए ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, ये धीरे धीरे बदला है, क्योंकि सारे एनिमल लवर्स और केयर गिवर्स ने मिल के बहुत सारी कंप्लेंट्स करी हैं, और हम वहाँ से सिस्टम सुधार पाए हैं, वरना हम लोग बदलाव लाए नहीं। मेरी बात कोई नहीं मानता, 9 साल से कर रही हूँ ये काम। खासकर जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, इस केस में जैसे म्यूनिसिपैलिटी हो गया, इनके
जो डॉक्टर्स हैं इनके पास हमारे जैसा एक्सपीरियंस नहीं है। हम जानते हैं कहाँ कुत्ते गिरते हैं, क्या बिल्डिंग बनानी चाहिए, कैसे बनानी चाहिए। अगर आप मेरे साथ चलेंगे मैं आपको इस सेंटर की इंफ्रास्ट्रक्चरल डिफिसिट्स बता दूंगी। ये आसान काम नहीं है, पूरे दिन कुत्तों को उठा के रखना, टेबल से चढ़ाना उतारना, कुत्ते परेशान होते हैं, काटने का डर भी रहता है। हम सबको कुत्तों ने काटा है, मेरे सारे स्टाफ को कभी ना कभी, लेकिन वो हम मानते हैं उनको दवाई दे रहे हैं, उनको थोड़ी समझ है कि हम उनके साथ क्या कर रहे हैं। तो हम कोशिश, ज़्यादातर कुत्ते हमें देख के हम उनको 1-2 दिन का समय देते हैं, वो हमारे साथ फ्रेंडली हो जाते हैं। हमारा आपस में इंटरनल जोक ये है कि कुत्ता हरामी है। हरामी है मतलब हमें देख के कभी पता नहीं चलेगा कि वो झपट सकता है कि नहीं, बट 24 घंटे के अंदर जब उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे मारपीट नहीं हो रही है, यहाँ पे खाना पानी मिल रहा है, हम खुले में घूमने की जगह देते हैं, तो फिर कुत्ते अपने आप बल्कि हमारी मदद करते हैं। अगर उनको दिक्कत है तो हमें अपनी दिक्कतें दिखाते हैं। तो ये हमारी लड़ाई रही है कि इस प्रोग्राम में हर स्टेप पे, कैचिंग से लेके रिलीज तक हम लोग एक्चुअली क्वालिटी ला पाए, जिससे एनिमल लवर्स जुड़ पाए। और एनिमल लवर्स का जुड़ना क्यों ज़रूरी है? आपके एरिया के कुत्तों के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी होगी, आपको ज़्यादा जानकारी होगी। चाहे आप कुत्तों से प्यार करो या ना करो, माली, गार्डनर, दूध वाले, गाड़ी साफ करने वाले, घर में रहने वाले, आप अपने कुत्तों को, आपके आसपास के कुत्तों को कई ज़्यादा अच्छी तरीके से पहचान पाते हो। कितने मेल्स, कितने फीमेल्स, बाहर से कौन आया है, ये जानकारी के साथ हम आपके एरिया की संख्या बिल्कुल स्टेबल कर सकते हैं, ताकि अंदर से संख्या बढ़नी बंद हो जाए। और ये क्यों ज़रूरी है? कुत्तों को उठा के कहीं और रखना, ये तो वो बात हो गई कि अपने बगीचे से दिक्कत निकाल के दूसरे के बगीचे में उछालना, तो ये कोई हल नहीं हुआ। और हमने जंगल छोड़े कहाँ हैं इतने? बहुत लोगों का होता है कि जंगल में छोड़ दो कुत्ते, जंगल हमारे बच्चे कितने हैं? तो सबसे बेहतरीन इसका सल्यूशन यही है कि हम लोग एक एक करके सारे डॉग्स को स्टेरिलाइज करें, उसमें उनका भी फ़ायदा है। और ये किसी अथॉरिटी के बस के बाद अकेले करना नहीं है। जब लोकल्स जुड़ते हैं, बिजली, पानी, सड़क, गार्डन्स का मेंटेनेंस देख लीजिए आप। RWA क्यों पैदा हुए? क्योंकि जब हम लोकल्स अपनी सोसाइटी के गवर्नेंस में आ जाते हैं, वो अपने आप सुधार आ जाता है। सेम हमें इसमें करना है। बिल्कुल। मैम, आप थोड़ा बताइए कि एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम क्यों इम्पोर्टेंट क्यों है, उसका क्या रोल है इसमें? जैसे मैंने आपको समझाया, संख्या काबू में लाना, और संख्या काबू में आएगा उससे बाइट्स, रेबीज, वैक्सीनेशन प्रोग्राम, स्टेरिलाइजेशन का मैंडेटरी पार्ट है। तो आप रेबीज भी हटा रहे हैं, साथ में संख्या आप बढ़ने से कम कर रहे हैं, और लोकल कुत्ते बाहर के कुत्तों को बाहर रखेंगे, तो जो कुत्ते रह जाते हैं वो कई ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, उनको मैगेट वुंड्स कम होती हैं, उनको बीमारियां कम फैलती हैं, डिस्टेंपर, पार्वो, ये ज़्यादातर कमज़ोर जानवरों को बीमारियां आती हैं। तो जब वो स्टेरिलाइज हो चुके हैं, खाना पीना उनको काफ़ी मिल रहा है, उनको अपनी टेरिटरी के लिए झगड़े नहीं करने पड़ रहे, जब बार बार वीकनेस इतनी नहीं आती, अपने आप चले जाते, इसीलिए वायरस अटैक नहीं कर पाता। बिल्कुल। तो अगर वायरस अटैक करेगा भी, उससे वो बीमार नहीं पड़ेगा। राइट। जैसे मेरी सोसाइटी में भी मेरे पास 35 डॉग्स हैं, जिनको मैंने एक एक पकड़ पकड़ के स्टरलाइज कराया है, और 4 साल से वो जो संख्या है वो 35 पर ही रुकी हुई है। इससे ना आसपास के लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बच्चे पैदा नहीं हो रहे। जैसे ही बच्चे पैदा होते थे, जैसे एक बार क्या हुआ, 4 साल पहले 6 बच्चे एक साथ पैदा हो गए, तो लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, इनको बाहर निकाल के फेंको, इनकी माँ को फेंको, इनको मतलब माँ बच्चे को अलग कर देते हैं। ये भी हमने देखा है, बोरियों में भर के बच्चों को बाहर फेंक दिया जाता है। तो अब की सिचुएशन ये है कि मेरी सोसाइटी में 35 डॉग्स हैं, तो वो 35 ही डॉग्स हैं, बल्कि जो ओल्ड डॉग्स हैं, जो बहुत 12, 13, 14 साल की, एक मेरे पास खुद के पास 16 साल की डॉग है जो मैंने घर के अंदर रखी हुई है, तो वो उनकी लाइफ बहुत अच्छी रही है पीछे भी, और अभी भी सब मतलब उनको टाइमली वैक्सीनेशन मिलता है। मेरी सोसाइटी में 4 साल से डिस्टेंपर, पार्वो सब खत्म हो गया, इवन रेबीज भी नहीं, अभी तक तो मेरे को रेबीज नहीं दिखा। बिल्कुल। मैंने एक चीज़ देखी, इनफैक्ट ये डॉक्टर रीस ने जयपुर में, उनके पास एक्चुअली एक स्टडी है जिसमें उन्होंने मीटिंग के साइकिल्स
हर साल बेसिकली ओटी में आपने जैसे देखा, मैंने आपको जो सर्जरी की शीट दिखाई, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि ये अर्ली प्रेग्नेंट निकली, ओके, राइट। जहाँ पे हमें प्रेगनेंसी दिख रही है वहाँ पे जैसे ये मिड प्रेगनेंसी लिख लिया। तो ऐसे जो हमारे पास आए हैं, जब हमें वो सीजन दिखा है तो हम इसे मार्क करते हैं, तो हमें पता चल जाता है मेट कब किया, बच्चे कब हो रहे हैं, ज़्यादा बच्चे किस महीने में हुए होंगे। तो उन्होंने देखा कि नवंबर के महीने में बच्चे ज़्यादा हो रहे थे। अच्छा, स्पाइक नवंबर में था, सॉरी मीटिंग का स्पाइक नवंबर में था, और फरवरी में हाँ, डॉग बाइट्स का स्पाइक था। ओके, तो आप समझे क्यों? क्योंकि बच्चे हो रहे पैदा हैं, हुए, तो माँ अपने बच्चों को बचाने के प्रोटेक्ट चक्कर करने के में लिए। और बच्चों को काट रही थी। बिल्कुल। तो इससे डायरेक्टली ह्यूमन हेल्थ पे और रेबीज पे असर पड़ता है। बहुत लोगों को ये गलतफहमी है कि कुत्तों को उठा के हटाने से रेबीज खत्म हो जाएगा। अगर इतना ही आसान होता तो हम एबीसी के जरिए सारे कुत्ते पकड़ लेते। सारे कुत्तों को पकड़ना पहली बात नामुमकिन है। दूसरी बात, अगर आप सारे कुत्तों को नहीं पकड़ पा रहे हो, अगर हम उनको मारना शुरू कर देंगे तो फिर उनको इंजेक्शन देने का कोई मतलब नहीं होता है। मतलब कि रेबीज की बीमारी का बढ़ने का डर है, और ये साफ साफ ये मेरा कहना नहीं है, ये बहुत अच्छे डॉक्टरों ने, एक जैसे डॉक्टर जैक रीस है जयपुर के, उनके पेपर्स अच्छे खासे पब्लिक डोमेन में है जो आपको ये चीज़ दिखा देंगे कि जहाँ पे एबीसी नहीं हो रहा है वहाँ पे रेबीज बढ़ते जा रहा है, और जिन जिन एरियाज में एबीसी हो रहा है वहाँ पे एबीसी कम होते जा रहा है। इसी कारण से इन्हीं डॉक्टर रीस के 90s में काम की वजह से एबीसी डॉग रूल्स 2001 किलिंग को हटा के उन्होंने एबीसी के डॉग रूल्स चालू करे, क्योंकि उनका काम साफ साफ दिखा रहा था कि रेबीज को ख़त्म करने का, डॉग बाइट्स को कम करने का, और जो कुत्तों से रिलेटेड समस्याएं हम देखते हैं सड़क पे, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो चलता है सड़क पे, वो कम से कम हो जाए। और आप मैम ये बताइए कि मतलब अगर किसी को स्टरलाइजेशन करवाना है अपने कम्युनिटी डॉग्स को, तो वो किस एज में सही रहता है डॉग्स का स्टरलाइजेशन करवाना? देखिए, बाहर देशों में तो 2-3 महीने में कर देते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में स्टेरिलिटी इतनी है नहीं। ओटी को साफ सुथरा रखना, आपकी म्यूनिसिपल फैसिलिटी है, आप ये भी देख लीजिए, यहाँ पे परफेक्ट स्टेरिलिटी है ही नहीं। हम कोशिश फिर भी करते हैं कि जो हमारे सर्जिकल फील्ड्स हो वो जितने साफ सुथरे रहें। तो जब हमारे पास वो सुपर स्टेरिलिटी नहीं है, तो छोटे बच्चों को जिनकी इम्यूनिटी अभी बनी नहीं है, उनकी इम्यूनिटी अभी बन रही है, तो बेहतर है कि हम उनको ना करें। और मेरा ये मानना है, हॉर्मोन्स ग्रोथ में कुछ तो मायने रखती है। तो जब तक कुत्ता अपने फुल साइज पे नहीं पहुंचता, जो कि 8-9 महीने के उम्र पे होता है, उससे पहले स्टेरिलाइज नहीं करना चाहिए। पहली हीट पे आए ना आए इससे खास फर्क नहीं पड़ता, बट ये ज़रूर है कि 8-9 महीने के आसपास कर लेना चाहिए। तो मैम, अगर किसी लोकल वॉलंटियर जो फीडर हैं, केयर टेकर है, उनको अपने डॉग्स एरिया के डॉग्स स्टरलाइज करवाने हैं, तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट करें और उसकी क्या फ़ी रहती है या क्या रहता है, वो आप थोड़ा बताइए। हम म्यूनिसिपैलिटी इम्पैनल्ड है, तो हम किसी को मैंडेटरी चार्ज हम कर नहीं सकते। हमें बहुत फंड्स की ज़रूरत है, क्योंकि हम यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस फॉलो करने के लिए हमारा पर डॉग कॉस्ट 2,600 रुपये के आसपास पड़ता है। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल जो हमारा खर्चा है नंबर ऑफ डॉग्स महीने में डिवाइड करके हमें पता चल जाता है। अब हमारे सेंटर पे 17 स्टाफ मेंबर्स हैं, सबकी सैलरीज देना, हम वैसी संस्था है नहीं जो हम जानवरों के लिए बात कर रहे हैं, हम लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। राइट। मेहनत वाला काम है, तो इनको तनख्वाहें मिलनी चाहिए उनके काम के हिसाब से। तो 1000 रुपीज़ म्यूनिसिपैलिटी देता है, वो काफ़ी नहीं होता। तो हमारे इंटेक फॉर्म पे अगर आप देखेंगे, बड़े बड़े साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि ये स्ट्रे केनाइन बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम है और डोनेशंस आर इन नो वे मैंडेटरी। लेकिन जो आप अपने, और हम हर किसी को कहते हैं, मैं हर किसी को ये एक भाषण देती हूँ कि ये हमारा कॉस्ट है, ये एमसीडी देता है, ये भी महीनों महीनों लेट आता है। तो जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि कैश दें,
हमारी सारी इक्विपमेंट सब कुछ हम लोग शेयर करते हैं रेगुलरली अपने सोशल मीडिया पे। जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो हमेशा हमें हेल्प करेगा। अगर हर कोई अपने एरिया के डॉग्स की जिम्मेदारी लेगा तो हमारा बोझ काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। तो और अगर किसी को कांटेक्ट करना हो, हम हमारा इंस्टा हैंडल माई एंड मूव, हमारा फेसबुक पेज है नेबरहुड मूव, आप वहाँ पे हम जाके देखेंगे हमारे नंबर्स भी अवेलेबल हैं, गूगल पे हमारे नंबर्स अवेलेबल हैं। और बाकी आपको और कहीं से ना मिले, आप MCD में फ़ोन करके नेबरहुड मूव आयशा का नंबर मांगेंगे, वो आपको ज़रूर दे देंगे। तो मैम कुछ लोकल जो केयर टेकर हैं जो खिला देते हैं डॉग्स को, वो ज़्यादा मतलब उनके इलाज वगैरह में नहीं पड़ते। उनका मानना ये है कि स्टरलाइजेशन करके आप नेचर से खिलवाड़ कर रहे हो आप, ये सब बहुत गलत है। मतलब ये कुदरत ने दिया है तो आपको नहीं करना चाहिए। या बहुत बार ऐसा होता है कि हमसे वो लड़ने लग जाते हैं, जैसे हम गाड़ी में डॉग्स डालते हैं तो गाड़ी खोल देते हैं कि हमारे डॉग्स नहीं जाएंगे, बाहर निकालो। तो ये सब चीज़ें आप फेस करते होंगे, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सीमेंट नेचर के खिलाफ है, राइट। दूध पीना नेचर के खिलाफ है। जो भी जीव दूध देता है वो अपने बच्चे के लिए देता है, राइट। दूसरे जीव के लिए नहीं देते हैं। बल्कि दूध, डॉक्टर्स अब कहते हैं कि अडल्ट्स के लिए दूध हानिकारक है, उससे एसिडिटी होती है, उससे काफ़ी सारी एलर्जीज, बहुत कुछ दिक्कतें हैं। ऐसे आप अपनी लाइफ में, दूसरों की लाइफ छोड़िए, अपनी लाइफ में आप अगर देखेंगे, आप सब नेचर के बारे में सोच के करते हो। संख्या, ये धरती इतनी बनी ही नहीं है। नेचर में तो हम सब बच्चे पैदा करने के लिए बने, लेकिन हम अनगिनत में नहीं कर सकते। ये हमारी एक धरती है, उसकी रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो बेहतर रहेगा कि जो पैदा हो चुका है वो सही सलामत रहे। और एक्चुअली स्टेरिलाइजेशन से काफ़ी सारी डॉग्स को मेडिकल बेनिफिट्स मिलती है। ओवेरियन कैंसर, मेरी खुद की रोज़ा घर पे जो सबसे ज़्यादा भौंक रही थी आप पे, उसका वो कैंसर से मर जाती है, उसके ओवरीज पे, एंड उसको था हार्मोनल इम्बैलेंस, वो हमें बाहर से दिखता था। तो पायोमेट्रा जो बहुत कॉमन यूटेरस का इन्फेक्शन है, बहुत डॉग्स को मार देता है, पता भी नहीं चलता। काफ़ी सारी बीमारियां हैं जो स्टेरिलाइजेशन से हट जाती हैं। और जैसे मैंने आपको बोला, हमने अपने नेबर्स, आपने अपने नेबरहुड की कहानी बताई कि कुत्ते खुश रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, उनको खाना पीना काफ़ी मिलता है क्योंकि उनको आपस में टेरिटरी के लिए नहीं झगड़ना पड़ता। वो ABC बहुत महत्वपूर्ण है उनके। मैम, आपको ये ABC सेंटर चलाने में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? ABC सेंटर्स की तो एक बात है, लेकिन पहले मैं ABC प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। भ्रष्टाचार, हद से ज़्यादा भ्रष्टाचार। मैं बहुत, इनफैक्ट मैं अभी इंस्टा पे मैं लाइव गई थी तो मैंने ये पूछा था, हम सब कहते हैं सारे ABC सेंटर्स चोर हैं, पैसों के लिए कर रहे हैं, इनको ऑर्गन से मतलब है, ये ध्यान नहीं रखते। और मेरा मानना ये है, चोर को घर में किसने घुसने दिया? असली चोर तो वो निकला। तो वेटरनरी डिपार्टमेंट में काफ़ी करप्शन है। पहले मैं डरती थी ये बात बोलने से, लेकिन और क्योंकि मुझे डर लगता था मैं इसके बारे में बोलूँगी तो ये मेरा सेंटर छीन लेंगे मुझसे। लेकिन अगर मुझसे मेरा सेंटर छीना गया तो दिल्ली के ज़्यादातर ABC सेंटर्स आपको उनके ओनर से छीनने पड़ेंगे। इतना कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ पे जो हम ला पाए हैं, उतना कॉन्फिडेंस मुझे अपने काम में है। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं कंप्लायंस, सारे रूल्स फॉलो हों, हमारे ऊपर मॉनिटरिंग हो, मेरे ऊपर मॉनिटरिंग हो। ये जो सब आप देख रहे हैं, ये एक मॉनिटरिंग का तरीका है। और अभी इसमें एक कमी थी लास्ट, कि हम इसको डॉग के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते थे। इस बार हमने लाल किला पे जो हर साल कुत्ते उठते हैं और हम देखते थे, मैंने जो आपको अभी सारी बातें बोली हैं, वो लाल किला में एक एक्सपेरिमेंट है। कुत्ते इधर से उधर करना काम नहीं करेगा। लाल किला के अब तक कुत्ते खत्म हो जाने चाहिए थे, 170 कुत्ते आए हैं इस बार। तो हमने इन सारे कुत्तों को माइक्रोचिप किया है, मतलब कि अगले साल अगर यही कुत्ता जो माइक्रोचिप है हमारे पास वापस आए तो हम उसको स्कैन करके कह पाएंगे कि उसका क्या वैक्सीनेशन डेट था, उसका सर्जरी का डेट क्या था और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। आपने बोला आपके एरिया में 35 डॉग्स थे। मेरे एरिया में जब मैंने स्टेरिलाइजेशन 2010 में शुरू किया था तो 100 से ऊपर कुत्ते थे, 33 से ज़्यादा पपीज पैदा होते थे। आज 2023 में
32 डॉग्स बचे हैं, जिसमें से 15 बाहर से आए। अगर वो माइक्रोचिप होते, मैं बता पाती कि वो कहाँ के हैं। तो अगर हम इसको एमसीडी मैंडेटरी बना दें, अगर पूरे दिल्ली में माइक्रोचिपिंग हो जाए, तो हम इस पूरे प्रोग्राम पे, भ्रष्टाचार पे, कुत्तों पे, एनिमल लवर्स पे, सारी चीज़ों पे एक ही छोटे से स्टेप से सुधार पाएंगे। और लोग सोचेंगे कि बहुत महंगा है, 800 रुपये, 900 रुपये, लेकिन एक्चुअली 200 से 300 रुपये में आप, अभी हमने पहला जो हमें पता चला 350 का है, हमने तो 170 खरीदे। सरकार का निगोशिएटिंग पावर कहीं ज़्यादा है, उनके पास CSR की इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर हम माइक्रोचिपिंग मैंडेटरी बनाएंगे तो वो पहला स्टेप होगा काफ़ी सारा सुधार लाने। तो माइक्रोचिपिंग के बारे में मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि ये बहुत लेंदी हो रहा है वीडियो। तो उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगी माइक्रोचिपिंग क्या होता है, कैसे आप करवा सकते हैं और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बिल्कुल, बल्कि वो आप एक हमारे साथ पायलट करिए, बिल्कुल, क्योंकि हम जब कर चुके हैं, हमें काफ़ी एक्सपीरियंस है और इसके बारे में हमने काफ़ी बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें करी है। हमें सड़क पे, लाल किला पे जब हम बता रहे थे लोगों को, बड़ा दुख लगा। एक तरफ हम आज़ादी मना रहे हैं और आप देखोगे कि पूरा इतना सारा खर्चा किया है और बिल्कुल सामने इतनी सारी गरीबी है। कुत्तों की हालत क्या है, वहाँ पे लोग रिफ्लेक्टिव कॉलर्स निकाल रहे हैं जो हमने लगाया, और हम उनको कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि उनकी हालत ही ऐसी है। तो इस स्टेप से मुझे लगता है कि हम काफ़ी सुधार ला पाएंगे पूरे एक्सरसाइज में। ज़रूर आप इसको प्लीज़ एट सम पॉइंट कवर करिए। ये मेरी पूरी टीम मेरे पीछे, और पीछे क्या, इनके बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाती। अगर हम कुछ कर पाए तो वो पूरी इनकी मेहनत है। बहुत लोग एक्चुअली हमें कुत्ते वाले समझते हैं, बट हम बहुत प्राउडली कुत्ते वाले हैं, क्यों नहीं? हम कुत्ते वाले हैं। वो हमें कहने की जरूरत नहीं है, आई थिंक।